सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो आपका प्रश्नावली 4.3 था, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको हमने अच्छे से कर लिए थे, मतलब अच्छे से सारा क्वेश्चन, ठीक है, का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो आपका प्रश्नावली 4.4 है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 5 क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से देखेंगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको क्या कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। करना क्या है कि हमको मूलों की प्रकृति बतानी है। अब मूलों की प्रकृति के लिए हम आपको बताएं हैं कि आपको बेसिकली डी निकालना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं विवेचक, और डी बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो पहले तो आपको डी निकाल लेना है, और डी निकालने के बाद कितने केस बनते हैं, तो हम आपको बताए थे 3 केस बनते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो वास्तविक और असमान, डी इक्वल टू 0 है तो वास्तविक और समान, और डी लेस देन 0 होता है तो आपका मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम आपको क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लिखे भी हैं, डी ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक और असमान होगा, इक्वल टू में 0 है तो वास्तविक और समान होगा। यानी इस दो केस में या फिर डी 0 से बड़ा हो या फिर आपका डी 0 हो, ठीक है, तो इस दो केस में जो आपके मूल बनते हैं वो आपके वास्तविक बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब डी लेस देन 0 होता है तो आपके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ध्यान दो, जब भी किसी भी द्विघात समीकरण का डी यानी कि विवेचक, ठीक है, 0 लेस देन 0 हो जाए तो उसके मूल वास्तविक नहीं है या फिर उसके मूल संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने संख्या दो तरह की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। ठीक है, जो काल्पनिक संख्या के बारे में आयोटा होता है, चूंकि आपने काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपके लिए डी लेस देन 0 है तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, डी पता कर लेंगे, डी से हमको मूलों की प्रकृति पता चल जाएगी। मूल की प्रकृति अगर वास्तविक है यानी मूल का अस्तित्व है तो हम मूल भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी लिख लेंगे। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक, बी क्या होता है, एक्स का गुणक, और सी आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखोगे तो ए बराबर आपका 2 हो जाएगा जो कि एक्स स्क्वायर का गुणक है। ठीक है, बी बराबर आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, और सी बराबर तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी क्या है, -3 यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो इंटू ए इंटू सी क्या है आपका 5 है। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। ठीक है, यानी कि 9 माइनस 40 करेंगे तो ये माइनस का 31। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तुम देखोगे, ठीक है, तो डी आपका लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ पर लिखना कि अतः, ठीक है, डी लेस देन 0। ठीक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, मूलों का क्या संभव नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना, मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, 3 भी करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4√3x, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स का गुणांक है वो आपका बी हो जाएगा, और जो बचा हुआ कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो आपका सी हो जाएगा। उसके बाद हम डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 4 इंटू ए की जगह क्या है 3, और इंटू सी की जगह क्या है 4। ठीक है, अब देखो -4√3 का स्क्वायर, पहले तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, और आपको मालूम होगा जैसे 4√3 है, इसका स्क्वायर करने का मतलब हुआ 4√3 इंटू 4√3, पहले 4 गुना 4 होकर 16 बन जाता है, और √3 गुना √3 होकर 3 बन जाता है, तो 16 32 और 48, यानी 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 48 आ जाएगा। माइनस ये 4 तिया 12 और 12 चौक 48 माइनस 48। ठीक है, 48 माइनस 48 0, यानी कि डी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और जब डी बराबर 0 होता है तो क्या होता है, ठीक है, डी बराबर 0 में मूल आपके वास्तविक और समान होते हैं। तो यहाँ पर लिख देना अतः, ठीक है, मूल जो होंगे, ठीक है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण या फिर दत्त समीकरण के मूल, ठीक है, दत्त समीकरण के मूल, ठीक है, क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, दत्त समीकरण के मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। दत्त मतलब दिया गया जो समीकरण था, समान होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे पहला। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर मूलों का अस्तित्व है, चूंकि मूल वास्तविक है यानी कि मूलों का अस्तित्व है, तो हमें वो मूल भी ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करने की आपके पास दो विधि हम आपको शुरू से बता रहे, गुणनखंड विधि और फॉर्मूला, जो आपको मालूम है एक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो आप किसी भी चीज़ का उपयोग करके यहाँ पर आप मूल निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि है आपका 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4√3x, ठीक है, और प्लस
आपस में 4 = 0। अब देखो गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं, बी में जो लिखा हुआ है इसको दो ऐसी संख्या में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने से अपन बी आ जाए और गुना करने से जो a × c बनता है, यहाँ पर a × c आपका 4 × 12 बन जाएगा, तो 12 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x² को 3x² रहने देंगे, ये जो -4√3x है ना, ठीक है, इसको -2√3x, ठीक है, और -2√3x में तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब -2√3 करेंगे तो -4√3 आ जाएगा और -2√3 × -2√3 यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो आपका 4 × 12 भी आ जाएगा। देखो 2 2 गुना होकर 4 बन जाएगा, √3 गुना होकर 3 बन जाएगा और माइनस माइनस गुना होकर प्लस बन जाएगा, यानी कि 4 × 12 भी आ जाएगा। यानी -4√3x जो है इसको हम -2√3x में तोड़ सकते हैं और +4 = 0 हम कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो पद का एक टर्म, दो पद का एक टर्म, यहाँ से जो भी चीज़ को माना जाए। ठीक है, अब देखो ये जो 3 नजर आ रहा है ना, बेसिकली ये 3 नहीं है, 3 का मतलब हो गया √3 × √3। ठीक है, और यहाँ पर भी है -2√3, यानी दोनों जगह से एक √3 को माना जाएगा और यहाँ पर x², यहाँ पर x है तो √3x को माना जाएगा। ठीक है, तो √3x कॉमन ले लिए। अब जैसे हम यहाँ से √3x कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक पद को देखते हैं। अगर हम 3x² से √3x कॉमन ले लिए, पहले तो 3 से √3 कॉमन ले लिए तो √3 बचेगा और x² से x कॉमन ले लिए तो x बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर √3x बचेगा। उसके बाद जो साइन रहता है वो साइन डालते हैं, उसके बाद दूसरा पद देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2√3 से हम √3x कॉमन ले लिए, x था x कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचेगा, √3 था √3 कॉमन ले लिए, बच क्या जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जो कॉमन आता है वो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर -2√3x है, यहाँ पर 4 है तो -2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3x। ठीक है, और इस 4 से अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा -2। ठीक है, अब -2 क्यों हुआ ध्यान दो। ठीक है, ये -2√3, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है जिस साइन के यहाँ पर जो साइन रहता है ना उसी साइन के साथ कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन लिए। ठीक है, तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अगला पद का साइन बदल जाता है ताकि माइनस माइनस गुना होकर आपस से प्लस आ जाए। ध्यान दो, माइनस माइनस गुना होकर क्या आ जाए, आपस से प्लस आ जाए, इसलिए यहाँ पर बचेगा -2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये टर्म और ये टर्म देखते हैं, इस दोनों टर्म में ठीक है आपका जो कॉमन होता है फिर वो कॉमन लेते हैं। जब दोनों टर्म को देखोगे तो पाओगे कि √3x - 2 और √3x - 2 ये कॉमन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, √3x - 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब यहाँ से √3x - 2 कॉमन लिए तो बच क्या जाएगा √3x, और यहाँ से √3x - कॉमन ले लिए तो बच क्या जाएगा, ये -2 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को ठीक है एक बार 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, फिर इसको भी हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 2 में √3 आ जाएगा और यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये भी 2 में आपका √3 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस समीकरण के जो दोनों मूल हुए ठीक है ये समान हुए, दोनों मूल बराबर है, ये भी 2/√3 है, ये भी 2/√3 है, और हम निकाले भी थे कि दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, x = 2/√3 और x = 2/√3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है पहले उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। ये है 2x² - 6x + 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 2x² - 6x + 3। ठीक है, बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं, ठीक है पहले a b c लिख लेते हैं, a = 2 हो जाएगा, b = -6 हो जाएगा और c = 3 हो जाएगा। उसके बाद हम पहले d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, b²। ठीक है, -4ac। अब b यहाँ पर है क्या, b है आपका -6। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर है -4 ठीक है इंटू a क्या है आपका 2। ठीक है, और इंटू c क्या है आपका 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस ये आपका 4 × 12 और 4 दूनी 8 और 3 के 24 हो जाएगा, यानी कि 36 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो d = 12 आ गया। d = 12 होने का मतलब कि अतः जो d है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, ध्यान दो, ये जो 12 है बबुआ ये क्या है आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, तो जब ये 0 से बड़ा है तो क्या होता है, ठीक है जब आपका d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में पढ़ोगे तो विवेचक कहते हैं। अगर आपका विवेचक 0 से बड़ा होता है तो मूल आपका वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अतः लिख देना, अतः d > 0, इसलिए ठीक है मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और असमान। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा। ठीक है, अब जब भी मूल वास्तविक होता है यानी कि मूल का अस्तित्व है, और जब मूल का अस्तित्व है तो हमको मूल निकाल लेना है। मूल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो विधि। ठीक है, आप चाहो तो गुणनखंड विधि या तो आप चाहो तो ठीक है फॉर्मूला विधि। अगर गुणनखंड आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप फॉर्मूला विधि अपना लो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल x = फॉर्मूला लगा देते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, -b + ठीक है √b² - 4ac/2a। ठीक है, अब देखो माइनस
इसको माइनस रहने दो, ये वाले माइनस को पहले एज इट इज यहाँ पर उतार दो, फिर बी जो भी है, ठीक है, सौसा बी यानी कि -6 जो है, ठीक है, साथ है यहाँ पर बी के जगह -6 लिख दो, फिर प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखो, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी है। अभी अभी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले हैं 12, यानी ये जो पूरा बी स्क्वायर माइनस 4c है इसके जगह हम सीधा रख देंगे 12, ठीक है, बटा में 2 इंटू एक जगह क्या है 2, ठीक है। अब देखो ये माइनस इंटू ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। ये जो रूट 12 है, आपको रूट तो निकालना आता होगा, रूट 12 है तो इसको हम लोग 4 तिया 12 कर देंगे और 4 का रूट 2 निकल जाएगा और रूट 3 आपका एज इट इज रह जाएगा। इसको हम लोग प्लस माइनस, ठीक है, 2 रूट 3 बटा में 4, यानी कि इसका एक मूल जो होगा वो 6 प्लस 2 रूट 3 बटा में 4 हो जाएगा और एक मूल जो होगा वो 6 माइनस 2 रूट 3 बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करना। एक आपका 6 प्लस इस जो प्लस माइनस था, ठीक है, इसको हम एक बार प्लस के साथ लिख दिए और एक बार माइनस के साथ लिख दिए, यही हम लोग करते हैं। तो एक मूल आपका 6 प्लस 2 रूट 3 बटा में 4 हो जाएगा और एक आपका 6 माइनस 2 रूट 3 बटा में 4 आ जाएगा। आप चाहो तो दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके आप काट भी सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी रहने दो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।